हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड, और प्रिपरेशन ऑफ कॉलॉइड में हमने ये देख लिया था कि जो बेसिकली दो टाइप ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, एक तो होता है लियोफिलिक, एक होता है लियोफोबिक। लियोफिलिक आसानी से बन जाता था, तो उसे बनाने के लिए कोई स्पेशल मेथड की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो उसे अपन यहाँ पे पढ़ते भी नहीं डिटेल में। दूसरा पार्ट है हमारा लियोफोबिक। वो ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो डीपी और डीएम को मिलाने पर आसानी से नहीं बनते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल मेथड्स की रिक्वायरमेंट अपन को होती है। ठीक है, तो फिर अपन ने पढ़ा था कि कौन कौन से मेथड्स हैं जो लियोफोबिक कोलॉइडल सॉल्यूशंस को बनाने के काम में आते हैं। तो हमने देखा था कि ब्रेडिंग आर्क मेथड है, फिर उसके बाद केमिकल मेथड्स हैं, उसके बाद फिर अपन ने आगे पेप्टाइजेशन की भी बात की थी। उनमें से अपन ने ब्रेडिंग आर्क को कल डिस्कस कर लिया था। ब्रेडिंग आर्क के अंदर क्या होता है कि एक कंटेनर लेते हैं अपन, और जिस भी मेटल का कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना होता है उसकी दो इलेक्ट्रिक रोड्स ले ली जाती हैं। ठीक है, विद्युत छड़ें ले ली जाती है, उसकी मतलब मेटल की रोड को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रिक रोड। और वहाँ पर क्या होगा कि दोनों को क्रॉस करवाया जाता है, तो एकदम से चिंगारी यानी कि आर्क जनरेट होता है, उससे मेटल की वेपर बनती है और कंडेंस हो जाती है तुरंत वहाँ पर वाटर के अंदर, और वो घुल जाती है। तो इस तरह से कोलॉइडल सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। वो सॉल्यूशन अनस्टेबल होता है, तो बाहर से कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंस अपन मिलाते हैं, वो स्टेबलाइजर का रोल वहाँ पर करते हैं। ठीक है, ये सारी बातें अपन ने ब्रेडिंग आर्क में डिस्कस कर ली थी। आज हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा कोलॉइडी विलयन का निर्माण, जो कि दूसरा मेथड है आपका कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए। तो बच्चों, इसमें अपन अगर बात करें कि कौन कौन से तरीके हैं, तो 4 तरीके हैं टोटल केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, पहला तरीका क्या है? ऑक्सीडेशन। दूसरा तरीका है रिडक्शन। तीसरा है हाइड्रोलाइसिस, और चौथा है डबल डीकम्पोजिशन। हिंदी में मैंने इनके नाम पहले वाली क्लास में जब स्टार्टिंग में इंडेक्स बनाया था उस समय लिख दिया था। इसको ऑक्सीकरण बोलते हैं, इसको अपचयन बोलते हैं, और इसको जल अपघटन बोलते हैं, और इसको उभयदिक अपघटन बोलते हैं, जो कि अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो यहाँ दोबारा मैंने नहीं लिखा है। अब अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले ऑक्सीडेशन के कौन से तरीके से किसका बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले नंबर आता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन को आप देखो कि जब भी अपन किसी ऐसे रिएक्शन का यूज करेंगे जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा हो, तो अपन उसके लिए क्या बोलेंगे कि कौन सा प्रोसेस हुआ? ऑक्सीडेशन। तो अब देखो, अगर मैं H2S की रिएक्शन SO2 से करवा देता हूं, ठीक है, H2S आप जानते हो, भली भांति 11th में पढ़ चुके हो, SO2 भी आप जानते हो, इसके रिएक्शन में करवा देता हूं, तो क्या होता है? मेरे पास ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा, और किसका ऑक्सीडेशन होगा? H2S का, और किस में होगा? सल्फर में। यानी कि H2S का सल्फर में ऑक्सीडेशन हो गया, इससे हाइड्रोजन हट गया। ठीक है, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या होता है? रिडक्शन, और हटना क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से आपको इस रिएक्शन से, जब H2S के रिएक्शन SO2 से की जाती है, तो किसका कोलॉइडल सॉल्यूशन मिला आपको? सल्फर का कोलॉइडल सॉल्यूशन प्लस वाटर मिला है, यानी कि सल्फर का कोलॉइडल सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है व्हेन H2S रिएक्ट विद SO2 देन H2S ऑक्सीडाइज इनटू सल्फर एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर इज फॉर्म्ड। अब अगर आपको सल्फर का कोलॉइडी विलयन बनाना है तो आप ऑक्सीडेशन का सहारा ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ही चीज के लिए सारे मेथड अप्लाई हों। जैसे सल्फर को आप ब्रेडिंग आर्क से बनाना चाहो, पॉसिबल नहीं है। अब मेटल है तो मेटल का आप इस तरीके से बनाना चाहो तो पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के आपको भी थोड़ा अपना स्टैंडर्ड IQ फिक्स करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू बुक। ठीक है, तो आपको वैसे डायरेक्टली आपको कंपटीशन एग्जाम के लिए अगर तैयारी कर रहे हो तो इतना सोचने की जरूरत है, वरना बोर्ड में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि आप ऑक्सीडेशन के द्वारा कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाने की कोई एक रिएक्शन लिखी, तो आप लिख ही सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात आती है रिडक्शन की। अब देखो, मेरे पास है AU। ठीक है, AU आप जानते हो ऑरम होता है, गोल्ड। ठीक है, इसका कोलॉइडल सॉल्यूशन बनाना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया? रिडक्शन करवा दिया, AuCl3 लिया। ठीक है, AuCl3 जो है हमारे पास फॉर्मएल्डिहाइड जो है HCHO, इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मएल्डिहाइड। 11th में पढ़ा था आपने ऑर्गेनिक में। ठीक है, और H2 मतलब फॉर्मएल्डिहाइड का सॉल्यूशन है। ठीक है, उसके साथ रिएक्शन करा देते हैं अपन किसकी? AuCl3 की। तो अपन को क्या मिलेगा? AU से क्लोरीन अलग हो गया, यानी AU का रिडक्शन हो गया किसमें? AU में। तो ये कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ AU आपको प्राप्त हो गया, और आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बना और HCl बना बाय प्रोडक्ट में। तो आप इसमें हिंदी वाले बच्चों के पास तो लिखा हुआ है, आप इंग्लिश वाले बच्चे ऐसा लिख लेंगे, टू गेट कोलॉइडल
solution of AU. To get colloidal solution of AU, AuCl3 treated with HCHO solution, ठीक है, in which AuCl3 reduced into AU, जिसमें बात खत्म। ठीक है, अब तीसरा नंबर आता है हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरा हाइड्रोलाइसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आता है अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। पहले लिख लीजिए देखो क्वेश्चन आता है फेरिक हाइड्रोक्साइड यानी FeOH3 का कोलोइडल सॉल्यूशन कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आप लिखोगे वहां पर कि जल अपघटन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि हाइड्रोलाइसिस के द्वारा किया जा सकता है। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है, व्हेन FeCl3 हाइड्रोलाइज्ड देन कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ FeOH3 इज ऑब्टेन्ड। यानी सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर है ये लाइन। क्वेश्चन आएगा हाउ कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ फेरिक हाइड्रोक्साइड FeOH3 में Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, तो फेरिक, अगर +2 होता तो फेरस, ठीक है। फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलोइड विलयन किस तरह से प्राप्त किया जाता था, आंसर होगा आपका व्हेन FeCl3 हाइड्रोलाइज्ड देन कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ FeOH3 इज ऑब्टेन्ड। और रिएक्शन आपकी ये होगी भाई, ठीक है। ये FeCl3 H2O से रिएक्शन कराया, फेरिक हाइड्रोक्साइड बन चुका है, ये H+ है, ये OH- है, ये प्लस है, ये माइनस है। सिंपल सी बात है, Fe जो है किसके साथ रिएक्शन करेगा, माइनस के साथ, और ये माइनस किसके साथ रिएक्शन करेगा, प्लस के साथ, ठीक है। अब अगला नंबर आता है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। आगे अपन बात करते हैं उभय द्विक अपघटन की। ठीक है, डबल डिकम्पोजिशन, उभय द्विक अपघटन। तो अब बात करते हैं अपन डबल डिकम्पोजिशन की। देखो बच्चों, डबल डिकम्पोजिशन का नाम ही क्या है, डबल डिकम्पोजिशन, यानी 2 बार डिकम्पोज होगी चीजें। और इसमें अच्छी बात यह है कि इससे अपन को यह भी पता चल जाता है कि कौन सा कोलोइडल सॉल्यूशन पर चार्ज आने वाला है, ठीक है। तो जैसे अपन बात करते हैं कि कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3, आर्सेनिक सल्फाइड इज ऑब्टेन्ड बाय दिस मेथड, यानी इस मेथड के द्वारा
डबल डिकम्पोजिशन के द्वारा मेनली अपन किसका कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, आर्सेनिक सल्फाइड का। और आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी ऐसे आएगा, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइडल सॉल्यूशन किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइडल सॉल्यूशन डबल डिकम्पोजिशन से प्राप्त किया जाता है। इसके लिए अपन क्या करते हैं, H2S गैस को पास करते हैं किसमें से, आर्सेनिक ऑक्साइड सॉल्यूशन से। ध्यान रखना, यहाँ पर आर्सेनिक सल्फाइड है, यहाँ पर आर्सेनिक ऑक्साइड है। अगर आप जब एग्जाम में बच्चा गलती क्या करता है, यहाँ भी जल्दबाजी में सल्फाइड ही लिख देता है। अरे भाई आर्सेनिक सल्फाइड तो बनाओगे ना आप, तो इसके लिए क्या लेना है, उसका ऑक्साइड का सॉल्यूशन लेना है। आर्सेनिक ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन है उसके अंदर हम क्या करते हैं, H2S गैस को पास करेंगे। H2S गैस जैसे अपन पास करेंगे वहां पर क्या होगा, आर्सेनिक सल्फाइड का कोलोइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब अपन जनरली अगर एक बात ये करें कि जैसे आर्सेनिक सल्फाइड जो है, सॉरी आर्सेनिक ऑक्साइड जो है, उसमें H2S जैसे आपने पास किए, आपके पास आर्सेनिक सल्फाइड कोलोइडल सॉल्यूशन तो बन गया। बट अगर इस H2S गैस को एक्सेस में ले लिया जाए, जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं आधिक्य, क्या बोलते हैं, आधिक्य, यानी अधिक मात्रा में ले लिया जाए, एक्सेसिव अमाउंट में ले लिया जाए, तो फिर क्या होगा। देखो भाई आर्सेनिक ऑक्साइड है कोई कंटेनर के अंदर और H2S है। अब क्या हुआ कि थोड़ी देर बाद आर्सेनिक ऑक्साइड तो खत्म हो गया, अभी भी H2S गैस बची हुई है। क्यों, क्योंकि आपने वो अधिक मात्रा में ली थी। तो ये H2S गैस अधिक मात्रा में है, तो जो बनने वाला आर्सेनिक सल्फाइड है उससे दोबारा रिएक्शन कर लेगा, और जब दोबारा रिएक्शन करेगा तो ये इन दोनों में जो कॉमन आयन है, इन दोनों के अंदर जो ओबेनिस्ट आयन है, ठीक है, कॉमन आयन है, उसे अपनी सरफेस पे क्या कर लेगा, अपने सरफेस पे उसे कैच कर लेगा, मतलब हम कहेंगे एब्जॉर्ब कर लेगा वो। ठीक है, मतलब एब्जॉर्ब नहीं, सॉरी एड्जॉर्ब कर लेगा, एड्जॉर्प्शन हो जाएगा, उसका अधिशोषण हो जाएगा। किस तरीके से होगा, जैसे मान लो ये आपके पास आर्सेनिक सल्फाइड है, ठीक है, तो इसकी जो ये सतह है, ये आर्सेनिक सल्फाइड का पार्टिकल है, जो इसकी सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर क्या होगा कि अपन दोनों में से, मतलब इन दोनों में से, H2S में से और इसमें से जो कॉमन आयन है, कॉमन आयन, जैसे यहां पर सल्फर कॉमन आयन है, ठीक है, मतलब सल्फर कॉमन है तो जाहिर सी बात है S-2 आ जाएगा। H2S में क्या होगा, 2H+1, ठीक है, और S-2 होता है। यहाँ आर्सेनिक है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ सल्फर है, यहाँ सल्फर है, कॉमन क्या हुआ, सल्फर। अब वो देख लो कौन सा आयन बना रहा है, -2, तो ये -2 की कोटिंग अपने ऊपर कर लेगा, अपने ऊपर एड्जॉर्प्शन कर लेगा कॉमन आयन का। और जब कॉमन आयन का एड्जॉर्प्शन कर लेगा तो हमें ये पता लग जाएगा कि कौन सा चार्ज यहाँ पर आया है। अगर इस जो भी कॉमन आयन होगा वो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव चार्ज लाएगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव चार्ज लाएगा। अभी यहाँ पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि जितने भी डीपी के पार्टिकल हैं, यहाँ पर डीपी कौन है हमारा, आर्सेनिक सल्फाइड। डीपी के पार्टिकल यानी आर्सेनिक सल्फाइड के सभी पार्टिकल पे कौन सा चार्ज है, S-2, यानी माइनस का चार्ज है। और नेगेटिव चार्ज अगर है तो जाहिर सी बात है कोलोइडल सॉल्यूशन कैसा होगा, नेगेटिव। तो इस चीज को बोलते हैं अपन डबल डिकम्पोजिशन, उभय दिक अपघटन, यानी कि जिसमें ओबेनिस्ट जो आयन है, जो कॉमन आयन है, उसका भी एड्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, सेकंड फेज में। पहली फेज में क्या होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन बनेगा, फिर एक रिएक्टेंट ऐसा होगा जो एक्सेस में लिया जाएगा, और जिसे एक्सेस में लिया जाएगा वो दोबारा रिएक्शन करेगा, और कॉमन आयन जो होगा, ठीक है, उसका एड्जॉर्प्शन होगा, और वो चार्ज का भी पता बता देगा आपको कौन सा चार्ज यहां पर है। ठीक है, जैसे कुछ और एग्जांपल अपन लेते हैं। ठीक है, आपके तो सिलेबस में यही है, मगर एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं। जैसे मैंने लिया एग्जांपल नंबर 2, कैडमियम ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन मैंने H2S से करवा दी। भाई कैडमियम ऑक्साइड की रिएक्शन किससे करवाए, H2S से। तो क्या हुआ, CdS कैडमियम सल्फाइड बन गया, ठीक है, प्लस H2O बन गया। अब ये चीज जो है ना H2S, ये मैं आपको कह रहा हूं कि एक्सेस में बेटा। अब क्या होगा, ये एक्सेस में तो वापस रिएक्शन करेगा किससे, कैडमियम से, यानी कैडमियम सल्फाइड से। तो कैडमियम सल्फाइड प्लस H2S। अब मुझे बताओ इन दोनों में कॉमन आयन कौन है, सल्फर। तो ये CdS के जो पार्टिकल उन पर S-2 की कोटिंग हो जाएगी, एड्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है,
तो ये नेगेटिव चार्ज वाला कोलॉइडल सॉल्यूशन बन गया फिर आपका। ठीक है, ऐसे अपन इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक और एग्जांपल अपन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर 3, एंटीमनी ऑक्साइड है भाई। एंटीमनी ऑक्साइड की रिएक्शन मैंने किससे करवाई? H2S से। फटाफट से बताओ क्या बनेगा? एंटीमनी ऑक्साइड की रिएक्शन H2S से करवाई तो एंटीमनी सल्फाइड बन गया और H2O बन गया। ठीक, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये एक्सेस में है। अगर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए कि ये एक्सेस में है यानी आधिक्य में है, ठीक है, इसका मतलब ये तो खत्म हो गया कंटेनर के अंदर और अभी भी H2S बचा हुआ है। तो ये H2S वापस किसके साथ रिएक्शन करेगा? Sb2 S3 के साथ, मतलब एंटीमनी सल्फाइड के साथ वापस H2S रिएक्शन करेगा। कॉमन आयन क्या है बेटा? सल्फर, -2 चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव कोलॉइडल सॉल्यूशन फिर बन गया आपको। तो ये डबल डिकम्पोजिशन है जिससे आपको ये पता चलता है कि किस तरीके से चार्ज वेरी हुआ है। ठीक है, मतलब प्लस है या माइनस है। और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। AuCl3 है, इसकी रिएक्शन SnCl2 से करवा दी। ठीक है, क्लियर? पर ये वाला एग्जांपल जो है आपके सिलेबस में है नहीं तो इसको अपन रहने देते हैं। ठीक, तो डबल डिकम्पोजिशन में एक ही एग्जांपल है आपके और उसका क्वेश्चन आप कर सकते हो जो आपको फर्स्ट में दिया था। उसके अलावा एक्स्ट्रा एग्जांपल भी आपने कर लिए। डबल डिकम्पोजिशन में 2 बार रिएक्शन होती है। ठीक है, कॉमन आयन का एडजॉर्प्शन होता है, ये आपको ध्यान में रखना, आगे भी काम आएगा, पेप्टाइजेशन वगैरह पढ़ेंगे अपन। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा कोलॉइडल विलयन का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब अपन बात करेंगे अगले टॉपिक की, पेप्टाइजेशन की। ठीक है, पेप्टाइजेशन से पहले अपन कुछ बात कर लेते हैं। देखो, आपका ये जो चैप्टर है पहले वैसे बेसिक क्लास में मैं बता चुका हूं, फिर भी बता रहा हूं। 3 पार्ट में डिवाइड है, कॉलॉइड, एडजॉर्प्शन और कैटालाइसिस। ठीक है, मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप इन तीनों में से कोई सा भी एक पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि आपके अगर अल्टरनेट में क्वेश्चन आ जाए तो बिल्कुल भी आपको फायदा मिल जाए और गलती होने के चांस बहुत कम हो। जैसे कोई बच्चा भी कॉलॉइड कर रहा है तो इतना बढ़िया कर ले, वो इतना बढ़िया कर ले कि कॉलॉइड का कोई क्वेश्चन खत्म, मतलब गलत नहीं होना चाहिए उससे। ठीक, अगर कोई बच्चे को ये समझ में नहीं आया, मान लीजिए वो लेट हुआ या बाद में बीच में डिसमिस हो गया, कुछ भी हो गया, उसको कुछ किसी भी कारणवश समझ में नहीं आया, जब अपन स्टार्ट करेंगे एडजॉर्प्शन, वो एडजॉर्प्शन से बिल्कुल ज्वाइन कर ले, एडजॉर्प्शन को इतना पक्का कर ले। ठीक है, उसके बाद फिर उसको क्वेश्चन जब आता है ऑप्शन में पूछा जाता है मोस्टली इस चैप्टर से। ठीक है, 21 या 22वें नंबर पे क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का या 3 नंबर का, उसमें पूछ लेता है। तो ऊपर क्या करेगा, कॉलॉइड में से क्वेश्चन बना दिया, नीचे दे दिया एडजॉर्प्शन में से, करना दोनों में से एक है। तो ये वाली स्ट्रेटेजी भी आप अपना सकते हो। कैटालाइसिस का कुछ कह नहीं सकते, क्वेश्चन इसके साथ जोड़ देता है, कभी इसके साथ जोड़ देता है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रेटेजी है। और पेप्टाइजेशन जो है आपका लास्ट टॉपिक है इसका, प्रिपरेशन का। अब पेप्टाइजेशन को अपन पढ़ेंगे बट अभी वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसलिए बड़ा टॉपिक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा पेप्टाइजेशन को। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए, लिख लिख के नोट्स बनाइए और याद करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।